हेलो एवरीवन, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल में ज्वाइनिंग के लिए जो हैसियतनामा की डिमांड होती है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि हैसियतनामा कैसे बनवाएं। और जी हाँ, मैंने यहाँ लिखा है सिर्फ एक दिन में, तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा कि कैसे एक दिन में आपका हैसियतनामा बन सकता है। ठीक है, बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपका प्रोसेस 2 दिन 3 दिन भी हो सकता है, लेकिन अगर सभी कार्य सही से हुआ तो आपका एक दिन भी नहीं लगेगा, आपका हैसियतनामा बन के तैयार हो जाएगा। और ये वीडियो मैं अपना हैसियतनामा बनवाने और उसको यूपीपीसीएल ऑफिस में सबमिट करने के बाद जब वो एक्सेप्ट हो गया है उसके बाद बना रहा हूँ, और यहाँ पे आपको A to Z सारी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको इस वीडियो से 1% भी वैल्यू मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लगातार यूपीपीसीएल से रिगार्डिंग न्यूज़ आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जवाब देने का। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं याद दिला दूँ, ये वीडियो आपका यूपीपीसीएल के बच्चों के लिए है, क्योंकि यूपीपीसीएल में ही देखा जा रहा है कि यहाँ पे हैसियतनामा, ठीक है, हैसियतनामा जो है ये मांगा जा रहा है। हैसियतनामा क्यों मांगा जाता है, इसका कारण जो है आपका वो ये है कि अगर आप आगे आने वाले 4 साल में, जी हाँ, कहने को तो 2 साल है, लेकिन 1 साल ट्रेनिंग प्लस प्रोविजन सारी पीरियड मिला के अगर आप आगे आने वाले 4 साल में ये यूपीपीसीएल की जॉब छोड़ देते हैं तो आपको कुछ पैसे जो है वो यूपीपीसीएल को पेड करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा यूपीपीसीएल क्यों लेता है, तो इसका कारण ये है कि आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो हुआ प्लस आपका जो ट्रेनिंग का है कि ट्रेनिंग किया जाएगा, उन सबका एक वैल्यूएशन किया गया है कि इतने में आपका लगभग 88,500 के आसपास, 75,000 के आसपास जो भी है, ठीक है, इतना यूपीपीसीएल का खर्च हो जाता है। इसलिए यूपीपीसीएल जो है आपसे ये हैसियतनामा या फिर बॉन्ड मनी, ठीक है, ये आपका लेता है, ताकि अगर आप 4 साल के अंदर इस जॉब को छोड़ दें तो ये पैसे आप उसको दे पाएँ। ठीक है, इसलिए आपका यूपीपीसीएल करवाता है। और अगर आप हैसियतनामा बनवाते हैं, ठीक है, और आप किसी कारणवश पैसे नौकरी छोड़ देते हैं, ठीक है, और पैसे नहीं देते हैं, तो यूपीपीसीएल को ये अधिकार होगा कि वो आपके ज़मीन की जो भी हैसियतनामा बनवाया है उसको वो सोल्ड करके, ठीक है, मतलब उसको सेल करके, ठीक है, वो आपके पैसे जो है 88,500 ये ले ले। ठीक है, और अगर आप उसमें पैसे आप उसको दे देंगे तो आपका जो भी हैसियतनामा है ये वैलिड नहीं रहेगा उसी टाइम से। ठीक है, यही काम आपका एफडी के साथ भी है। एफडी में क्या होता है, आप एफडी बनवाएंगे 88,500 का, ठीक है, इसको आप लिख देंगे इप्लीज टू यूपीपीसीएल, या फिर सर्कल के नाम से कई जगह बन रहा है, तो जो भी आपका सर्कल हो उसके नाम से लिख दीजिएगा। ठीक है, और मान लीजिए आपका जो 4 साल है, ठीक है, ये पूरा हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो एफडी है इसके रिगार्डिंग आप जाके वहाँ पे एनओसी ले लीजिएगा यूपीपीसीएल से, और फिर आपका जो एफडी होगा वो सेम आपका हो जाएगा, और जो पैसे हैं आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, इन केस आपको बीच में जॉब छोड़नी पड़ी, कहीं और आपका जॉब हो गया और आप जो है अपना जॉब जो है छोड़ रहे हैं, उस केस में ये होगा कि आप यूपीपीसीएल को ये चीज़ बताइएगा कि आप जॉब छोड़ने वाले हैं, और वहाँ पे आप उनको 88,500 जो है ये कैश में दीजिएगा या फिर किसी फॉर्मेट में दीजिएगा। उसके बाद फिर से उनसे एनओसी ले लीजिएगा, और एनओसी आप ले लेंगे तो ये जो आपकी एफडी है ये आपकी हो जाएगी, और 4 साल बाद परिपक्व होने पे ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर 4 साल से पहले आप चाहते हैं तो आपको एफडी तोड़ना पड़ेगा, और शायद एफडी तोड़ने पे कुछ पैसे आपके चार्ज में करते हैं तो आपको पेड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस यही है, पैसे आप यूपीपीसीएल को नहीं दे रहे हैं, पैसे आपके पास ही रहेंगे। पैसे आप तभी देंगे जब आप जॉब को छोड़ेंगे, ठीक है, तभी आपके पैसे देने पड़ेंगे, उसके पहले नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत से बच्चे एफडी के लिए जा रहे हैं, एफडी का प्रोसेस देखने में इजी है, उनके पास पैसे हैं उसके साथ जा रहे हैं, और बहुत से बच्चे जो है हैसियतनामा के साथ जा रहे हैं, लेकिन हैसियतनामा में दिक्कत ये आ रही है कि उनको बनाने में इशू आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं हैसियतनामा कैसे बनवाया जाए। तो आपने ये नोटिस देखा होगा, ठीक है, यूपीपीसीएल का, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि आपको बॉन्ड मनी जो है देना पड़ेगा, और ग्रेड पे जो है आपका, अगर मैट्रिक्स लेवल 4 है, 2600 ग्रेड पे है, इसके लिए आपको 75,000 का हैसियतनामा चाहिए। ठीक है, 75,000 प्लस जीएसटी, जीएसटी जो है आपका 18% चल रहा है वर्तमान में, तो ओवरऑल जो है आपका 88,500 हो जाएगा। ठीक है, इतने का आपको हैसियतनामा बनवाना पड़ेगा। ठीक है,
आपने इस पेपर को पढ़ लिया होगा अगर आपका ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर प्रोसेस चल रहा है तो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 3 वर्ष से पूर्व अगर कंपनी सेवाएं छोड़ेंगे तो 3 वर्ष तो ये हो गया, और 1 वर्ष आपका ट्रेनिंग का पीरियड हो गया। हालांकि ट्रेनिंग होती नहीं है, ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ये आप लोग मान के चलिए, ठीक है। तो टोटल मिला के 4 वर्ष आपका हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका है। प्रोसेस भी हम बात करते हैं, प्रोसेस पे भी आपको उससे पहले दिखा दें। जब आप हैसियतनामा बनवाएंगे तो आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर भी आपको निष्पादित करना पड़ेगा। इसके बारे में बात करेंगे। चलिए पहले हम बात करते हैं कि हैसियतनामा कैसे बनवाया जाए, ठीक है। तो चलिए इसी पेज पे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा है कि हैसियतनामा कैसे बनवाएं, ठीक है। तो हैसियतनामा बनवाने के लिए जो सबसे प्रथम चीज़ है, आप अपने तहसील जाइए, ठीक है। आप तहसील जाइए, तहसील में जाके अपने जो भी ज़मीन है, ठीक है, हैसियतनामा के लिए आपका ज़मीन होना ज़रूरी है। हालांकि मैंने सुना है कि कुछ बच्चे जो है अपने पिता के सरकारी नौकरी है उनके वेतन बनवा रहा है, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ ज़मीन के इसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपनी ज़मीन का जाके तहसील में खतौनी निकालिए, ठीक है। खतौनी निकालिए, आपको मुहर मार के आपको खतौनी जो है आपको मिल जाएगी। इस खतौनी को लेके, ठीक है, या फिर नहीं लेके जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, आप जाइए नोटरी जहाँ मिलता है, ठीक है, जहाँ नोटरी फॉर्म मिलता है वहाँ पे आप जाइए, ठीक है। वहाँ पे जाके आप एक नोटरी लीजिए, ठीक है, प्लस साथ ही साथ में वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन लिखने का फॉर्म लीजिएगा, ठीक है। उस एप्लीकेशन लिखने के फॉर्म में और नोटरी में आप इस चीज़ को मेंशन कीजिएगा कि आपको अपना हैसियतनामा चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट जो है आप इस नोटरी वाले बाबू से ही पूछ सकते हैं, वो बता देंगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो हैसियतनामा बनता है ये 2 प्रकार से बनता है। 1 मिनट, ओह सब साफ हो गया, कोई बात नहीं। आपका जो हैसियतनामा है ये 2 प्रकार से बनता है, ठीक है, 2 प्रकार से बनता है। एक आपका ऑनलाइन, ठीक है, एक होता है ऑफलाइन। जो ऑनलाइन वाला प्रोसेस है ये आपका लेंदी प्रोसेस है, इसमें आपके 15-20 दिन या फिर महीना, ठीक है, जो भी लोग है लग सकता है। ये जो है उन लोगों का बनता है जो लोग ठेके लेते हैं, ठीक है, उन लोगों का बनता है ये। और जो ऑफलाइन वाला प्रोसेस है ये उन बच्चों के लिए है जो जॉब के लिए बनना चाहते हैं। तो ये प्रोसेस ही आपको फॉलो करना है, आपको ऑफलाइन वाला प्रोसेस ही फॉलो करना है, ऑनलाइन वाला प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपका वक्त लगेगा और कोई मतलब उसका नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको जॉब के लिए बनवाना है तो वहाँ आप बाबू से बोलिएगा, ठीक है, वो आपको बता देंगे क्या आपको टाइप करना है। या फिर जो भी आपके मुंशी हैं, ठीक है, जो टाइप करते हैं, ठीक है, उनसे भी, उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी किए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले आपकी जे वैकेंसी हुई थी वो लोग भी हैसियतनामा बनवाए हुए थे, तो उनसे भी अगर आप कह देंगे तो वो भी टाइप कर देंगे, ठीक है। बाकी फॉर्मेट जो है मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो क्या मैंने टाइप करवाया था, मेरे पास पिक पड़ी हुई है उसकी, ठीक है, तो वो आप टाइप कर लीजिएगा। ये टाइप करवाने के बाद, ठीक है, टाइप करवाने के बाद क्या करना है मैं बता दूं। टाइप करवाने के बाद आप फिर से तहसील जाइएगा, ठीक है। तहसील में जाके अपने वहाँ का जो ज़मीन का रेट है, क्योंकि आप जो लिखे हुए हैं, ठीक है, जो आपने टाइप करवाया हुआ है उस टाइप में अपना जो खतौनी है आपका, आप लिखे हुए हैं कि खतौनी संख्या इतनी है हमारी, ठीक है, और ये हमारी ज़मीन है, लैंड के बारे में अपने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप जाइएगा तहसील और वहाँ पे अपने गांव का, अपने एरिया का ज़मीन का रेट पता कीजिएगा, तो उससे रिगार्डिंग आपको एक कागज़ मिल जाएगा, ठीक है। उसमें लिखा रहेगा कि आपके वहाँ ज़मीन का रेट क्या चल रहा है, कैसे एयर पर रुपए हैं, ठीक है। तो ये आपको वहाँ लिखा रहेगा। इन दोनों चीज़ों को लेके क्या क्या, एक आपका खतौनी हो गया, ठीक है, फिर ये तहसील से जो आपका रेट है और रेट है, ठीक है, और तीसरा आपका जो एक और चीज़ है आपका, तीसरा क्या है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को लेके आप पहुँचेगा लेखपाल जी के पास, ठीक है, जो माननीय लेखपाल जी हैं आप उनके पास पहुँचेगा और उनसे कहिएगा कि वो एक आख्या लिख दें। आख्या क्या है, आख्या वर्ड शायद आपने पहली बार सुना हो, तो आख्या इन द सेंस लेखपाल एक लेटर लिख देंगे, उसी जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है उसी में वो नीचे लिख देंगे कि उक्त व्यक्ति का जो है ये लैंड है, ठीक है, और यहाँ पर जो रेट है इतना है, इस हिसाब से जो इनकी पूरी ज़मीन है इसकी लागत जो है मतलब जो इसकी जो कीमत है वो इतने रुपए तक है, और ये जो रेट है आपका 88,500 से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है। इससे कम का नहीं चलेगा, इसके ज़्यादा का वो 20 लाख का, 25 लाख का, 1 करोड़ का, जितना का भी हो, कोई इशू नहीं है। आप यूपीपीसीएल को आपसे केवल 88,500 रुपये ही चाहिए, इसलिए मिनिमम इतने रुपए का आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये आख्या आप लेखपाल से लिखवाएंगे,
ठीक है। अब लेखपाल से आप आख्या किस तरह से लिखवाते हैं ये आपके ऊपर है, क्योंकि लेखपाल महोदय मिलेंगे तो आप लिखवा लीजिएगा उनसे, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा, आप इजीली वो लिख देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं होता है। मैंने कितना दिन में प्रोसेस किया मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है। आख्या लिखवा लीजिएगा। आख्या लिखवाने के बाद आपको जाना है कानूनगो जी के पास, ठीक है। जो कानूनगो जी हैं, ठीक है, इनके पास जाइएगा। कानूनगो जिससे कहिएगा वो वहाँ पे आपको प्रसिद्ध कर देंगे, आगे के लिए भेज देंगे, ठीक है। वो वहाँ पे अपना साइन कर देंगे, ठीक है, और उसको अग्रसरित कर देंगे। और चाहे हो सकेगा तो वो भी एक आख्या लिख देंगे। हालांकि ये आख्या लिखना ये जरूरी नहीं है, कई जगह ये आख्या नहीं लिखा गया है, हमारे कानूनगो जी ने लिखा हुआ था, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, बस उसको लिख दें कि अग्रसरित कर रहे हो, ठीक है। ये जब अग्रसित हो जाएगा तो आप जाइएगा तहसील में फिर से, ठीक है। और तहसील में जाके आपको इस बार तहसीलदार जी से मिलना है, ठीक है। तहसीलदार जी से जाके उस पर सिग्नेचर ले लीजिएगा, ठीक है। उनका सिग्नेचर प्लस मोहर, ठीक है, ये मत भूलिएगा, सिग्नेचर प्लस मोहर उनका ले लीजिएगा। और इसके बाद जो माल बाबू होते हैं, तहसीलदार का जो बाबू होता है उसे माल बाबू कहते हैं, उनसे कह दीजिएगा कि वो इस चीज़ को चढ़ा दें, अपने रजिस्टर में इसको जो है वो चढ़ा दें। जब वो चढ़ा देंगे तो आपका जो हैसियतनामा है ये तैयार हो जाएगा। जी हाँ, आपका हैसियतनामा आपका तैयार हो गया है, ठीक है। तो मान लीजिए आप पिताजी के नाम से बनवा रहे हैं, तो आपके पिताजी का जो हैसियतनामा है ये इस समय बन गया। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि हैसियतनामा तो आपके पिताजी का है, जमा आपको करना है, तो आपका और पिताजी के बीच में कोई संबंध तो होना चाहिए ना कि हाँ पिताजी अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कोई बॉन्ड होना चाहिए ना। तो इसी के रिगार्डिंग आपको बॉन्ड पेपर जो है, अनुबंध पत्र है, ये बनवाना पड़ेगा। उसका प्रोसेस हम बता रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा ये कितने दिन में बन गया, ठीक है। तो मैं इसे बनवाने जिस दिन गया, ठीक है, तो उस दिन हमने सारा प्रोसेस कर लिया। मतलब अपना, मैं रिपीट करता हूँ एक बार सारी पॉइंट, ठीक है। मैं अपना जो खतौनी है इसको निकाल लिया, ठीक है। नोटरी फॉर्म से नोटरी ले लिया प्लस एप्लीकेशन ले लिया, फिर जाके उस पर टाइप करवा लिया। टाइप करवाने के बाद तहसीलदार के पास जाके आपका जो रेट है, ज़मीन का रेट है, इसको निकाल लिया। फिर लेखपाल के पास जाके उनकी आख्या लिखवा लिया, ठीक है। आख्या के बाद कानून के पास जाके उसको फॉरवर्ड करवा लिया। ये प्रोसेस मैंने सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। इसके बाद मुझे बस बचा था तहसीलदार जी से वहाँ पे सिग्नेचर करवाना। लेकिन उस दिन मीटिंग होने की वजह से तहसीलदार सर नहीं आ पाए। मैं इनका वेट करते रह गया, वो शाम तक नहीं आए, क्योंकि मीटिंग बहुत लंबी चली थी, शाम को 7-8 बजे तक मीटिंग चली थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। बस इसी काम के लिए मुझे नेक्स्ट डे जाना पड़ा, और नेक्स्ट डे जाके मैंने इस काम को अर्ली मॉर्निंग 10-15 तक करवा लिया, ठीक है। और नेक्स्ट डे जिस दिन मैं गया था उस दिन मेरे साथ एक और लड़का गया था, जिसको मैंने बोला था कि भाई आज चलो आपका बन जाएगा, ठीक है। उनका भी यूपीपीसीएल में चयन हुआ है, ठीक है। तो वो हमारे साथ ही गए हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है उस दिन प्रोसेस शुरू किया। चूँकि उस दिन मंगलवार था तो तहसील दिवस भी था, तो सारे ऑफिसर्स एक साथ मिल गए, तो उन्होंने दोपहर के 1 बजे तक जो है अपना हैसियतनामा बनवा लिया था, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका हो गया हैसियतनामा बनवाने का। अब हम बात करते हैं अनुबंध पत्र का, ठीक है। ये है आपका अनुबंध पत्र, ठीक है। अनुबंध पत्र कैसे बनवाया जाएगा इसके रिगार्डिंग आपका यहाँ पे दिया गया है कि कैसे कैसे आपको बनवाना है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बंध पत्र है आपका 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बना होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका एक पेपर पे नहीं आ रहा है तो 100 रुपये के मूल्य के आपके स्टाम्प पेपर की टोटल वैल्यू होनी चाहिए। उसके लिए आप 2 स्टाम्प लीजिए या फिर 3 स्टाम्प लीजिए, ये आपके ऊपर है। मैं आपको गाइड करूँगा, आप 100 रुपये का एक ले लीजिएगा, उसके साथ में एक A4 साइज़ का जो है सीट ले लीजिएगा, जिससे आपका 100 रुपये का जो स्टाफ है उसका खर्चा प्लस इसका कोई खर्च है नहीं, तो एक ही खर्च में आप निपट जाएंगे, ठीक है। ये आप लीजिएगा। इस पर जो है आपको ये चीज़ें कहाँ गया, ये चीज़ जो है आपको टाइप करवानी है ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मिनट आपको टाइप करवा लेना है, ठीक है। और जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे भर दिया, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि नाम पिता का नाम ही है और कुछ है नहीं इसमें, तो आप आराम से भर लेंगे। आप सभी सिलेक्टेड हैं, यूपीपीसीएल में ग्रेजुएशन पास है, तो आप लोग इसको आराम से भर ले जाएंगे, ठीक है। इसको भर लीजिएगा। उसको भरने के बाद, ठीक है, चूँकि आपका एक पेपर में नहीं होगा अगर, तो हर पेपर पे जो है आपका आपके पिताजी यहाँ पे प्रतिभू है, ठीक है। यानी कि वो आपको जो है अपना हैसियतनामा दे रहे हैं, ठीक है। वो आपके गवाह बन रहे हैं, वो आपके गारंटर बन रहे हैं, ठीक है। उसको प्रतिभू कहते हैं, ठीक है। तो उनका जो साइन है हर एक पेज पे होना चाहिए। साथ ही साथ
जो तहसीलदार जी हैं उनका भी दोनों पेज पे साइन होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों पेज पे साइन करवाना मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पृथ्वी और साक्षियों का पूरा नाम। यहाँ पे 2 साक्षी भी चाहिए, ठीक है। उनका पूरा नाम और पता जो है उसका उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। और कहीं पे भी काट छाट ना हो, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई बढ़िया चीज़ इसमें नहीं है, आप इसको इजीली कर लेंगे क्योंकि गलतियाँ तो होती नहीं है अमूमन। अगर गलती हो तो सिग्नेचर होना चाहिए पिताजी का हर जगह पे। सबसे जो मस्ट है पॉइंट है वो 6 नंबर है, ठीक है। ये आपका बंध पत्र निष्पादन पर किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए। आप सोचेंगे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट क्या मुझे जिला जज के पास जाना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जो एसडीएम है ये आपके प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट है, प्लस आपके तहसीलदार भी हैं। क्योंकि मैं पहले एसडीएम सर के पास गया था, उनसे बोला कि सर साइन कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार भी आपका प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं, इस पर साइन वही करेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके तहसीलदार से साइन करवा सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपका ये भी चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी एफडी के लिए भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया था, और यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप एफडी करवाएंगे, ठीक है, तो इन डेट केस आपको और कोई कागज़ या फिर अनुमान पत्र प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैंने बीच में कहीं लाइक करने के लिए नहीं बोला, तो लाइक आप जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, क्योंकि यही मैं मोटिवेशन देता है आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का। और विषय के लिए मैंने क्या किया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।